Students, I am Akhilesh Mishra, I am physics faculty. मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और विद्या प्रकाश के सहयोग से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लासेस रन हो रही हैं। तो वैसे तो मुझको आज जो टॉपिक स्टार्ट करना था प्रकाश का अपवर्तन था, लेकिन अभी कुछ टॉपिक उसमें रह गया है, तो 10-15 मिनट्स पहले मैं रिमेनिंग काम पूरा करा के फिर मैं आपको आज प्रकाश का अपवर्तन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए है क्या, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे एलसी परिपथ, और उसमें बताया भी था हमने आपको कि जो Z आया था, प्रतिबाधा आई थी, वो एक्सएल डिफरेंस एक्सी आई थी। और हमने बताया था इफ, इसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। गुड इवनिंग सबको, प्रणाम। इसमें बताया था एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। और एक्सी क्या था, धारतीय प्रतिघात। यदि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, देन जेड इज इक्वल टू 0। और आई कितना होता है, आई होता है V अपॉन आर। तो यहां क्या है, आर जेड है, तो V अपॉन जेड। जब z की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम हो गई, z की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम हो गई, कितनी हो गई, 0, तो i की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। i मैक्सिमम इज इक्वल टू v अपॉन z मिनिमम, और z मिनिमम 0, तो i मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ गया, इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0। इसका मतलब क्या आ गया, इनफाइनाइट। और धारा का मान हो गया अधिकतम, इसे कहते हैं अनुनाद। और जब एक्सएल एक्सी के इक्वल है, तो मैंने कल बताया था आपको कि एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एल सी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अनुनादी कोणीय आवृत्ति। और ओमेगा होता है 2 पाई एफ या 2 पाई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। इसे कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। यह है अनुनादी कोणीय आवृत्ति। जब अनुनाद होता है तो परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है तथा परिपथ की जो प्रतिबाधा है वह न्यूनतम होती है। कब, जब परिपथ की आवृत्ति और स्रोत की आवृत्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। यहां पर बेटा यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो ग्राफ दिखा रहा हूं मैं आपको, एक I और Z में, या एक काम करते हैं Z और F में। तो Z F में ग्राफ क्या आता है कि जब ये FR है, अनुनादी आवृत्ति है, तो Z का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और यदि I और F में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये I है और ये F है, तो ग्राफ ऐसे आता है। जब FR है तो I का मान क्या है, अधिकतम है। I क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब Z का मान मिनिमम है तो I क्या है, मैक्सिमम है। कब, जब आवृत्ति कौन सी है, अनुनादी आवृत्ति है। तो शब्द जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ। बात समझ में आया नहीं आया? अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेबस से आपकी हटा दी गई हैं, वो डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम। अब एक टॉपिक इसमें और रह गया है, वो है आपका ट्रांसफार्मर। ये क्लियर है बेटा? किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप। इज इट क्लियर? चलिए,
ट्रांसफार्मर होता क्या है, देखिए सपोज कहीं विद्युत का उत्पादन हो रहा है किसी स्थान पर, और जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है, सपोज जो सामर्थ्य है, एक टॉपिक और रह गया आपका, सामर्थ्य का, सामर्थ्य या शक्ति। देखिए पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, और वी होता है, मतलब बेसिकली ये वी आर एम एस, वी होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप कहेंगे जी आपने फाई क्या लगा दिया यहां पर, बिकॉज वो सिलेबस से हटा दिया गया है। बेटा कौन सा मैंने क्रम तोड़ दिया, क्यों ऐसी ऐसी बातें लिखते हो यार। आप कहेंगे फाई क्या होता है, देखिए अभी एलआर सर्किट है, सीआर सर्किट है, कौन सा मॉडल फिजिक्स आ गई बेटा आज, आज तो प्रकाशिकी स्टार्ट करना है। बेटा पढ़ाने दो, पढ़ाने दो ध्यान से। आपको जो टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, फायदा क्या होगा इससे। हेलो, क्या लिखा है सोनम कनौजिया, निकल गया मैसेज, दोबारा लिखो क्या लिखना चाह रहे हो आप। तो यहां से P इज इक्वल टू वी आई है, V कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये V की वैल्यू है, और I कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पार कितनी हो गई, वी नॉट आई नॉट साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो यहां से साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहां क्या है, साइन ओमेगा टी। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, वो हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और बाहर क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। P इज इक्वल टू कितना आ गया, वी नॉट आई नॉट, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई यहां पर, ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, प्लस ये क्या आ गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, 2 से कर दिया ऐसे मल्टीप्लाई मैंने, 2 से कर दिया डिवाइड, और 2 साइन ए इंटू कॉस, कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 ओमेगा टी साइन 5/2। सोनम बेटा मैं पढ़ाता सब कुछ दूं, अब क्या क्या कराऊं, लिमिटेड टाइम है, 2 तारीख तक मुझे काम पूरा करना है। यदि थ्योरी ठीक से समझ ली तो आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, लेकिन थ्योरी ही नहीं हो पाई, यदि डेरिवेशन नहीं हो पाए या कॉन्सेप्ट नहीं हो पाए, तो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा।
थ्योरी नहीं होगा तो कैसे काम करोगे? ये चैटिंग बंद कर दो आप, मुझे पढ़ाने दो बेटा। आप जो पढ़ने आए हो मतलब सारा डिस्टर्बेंस होता है, बार बार देखना पड़ता है वहां पर। चैटिंग बंद कर दीजिए आप केवल जो पढ़ा रहा हूं सारा फोकस वहां कीजिए। अपना टाइम, अपना आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। मुझे जिस डेट तक क्लास लेनी है उस डेट तक क्लास ले लूंगा मैं, उसके बाद में फिर क्या होगा आपका? बंद कर दो बेटा, बिल्कुल बंद कर दो। कुछ मत लिखो आप, कुछ मत लिखो, केवल आप सारा कंसंट्रेशन बोर्ड पर रखो। मैं देखता हूं, फिर पढ़ता हूं, फिर रिप्लाई करता हूं, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया? पार का फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लिखेगा बेटा, कुछ नहीं। सबकी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब एक्सेप्ट कर लिया मैंने। कुछ मत लिखो निशांत, कुछ मत लिखो। हां, किसी को समझ में ना आया तब लिख दो, बाकी कुछ मत लिखना आप लोग। जो फॉर्मूला है आपकी पार का, ये होता है v इंटू आई। मैंने करंट पे पढ़ाया था। v का फॉर्मूला ये है, और फाई क्या है? उनमें कलांतर है v और i के बीच। i ये है, मैंने v की वैल्यू पुट कर ली यहां पर, और ये i की वैल्यू पुट कर ली मैंने, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और साइन a प्लस बी मैंने बताया आपको, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये a है, ये b है। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और बाहर क्या आ गया? साइन ओमेगा टी। ये मैंने सेम दोबारा लिख दिया। साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, यहां मल्टीप्लाई किया, और 2 से ऊपर 2 से नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई अपॉन 2। ये आ गई पी की वैल्यू। मुझे निकालनी है औसत शक्ति। तो औसत शक्ति निकालूंगा तो ये औसत का चिन्ह ये होता है v नॉट आई नॉट, इनके औसत मान, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, कॉस फाई का औसत मान, साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान, और साइन फाई का औसत मान। तो औसत शक्ति कितना हो गया? v नॉट तो फिक्स है, अधिकतम वैल्यू है। मैंने कल बताया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है? 1/2। और साइन 2 ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। तो क्या आ गया? 1/2। कॉस फाई तो फिक्स्ड है, कॉस फाई, और साइन 2 ओमेगा टी कितना हो गया? 0 हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका? फॉर्मूला आ गया औसत शक्ति का, इसे लिख दो 2 को √2 इंटू √2, वी नॉट अपॉन √2, आई नॉट अपॉन √2, क्या हो गया? कॉस फाई। √2 इंटू √2 2 होता है। और ये बताया था ये फॉर्मूला किसका है? VRMS का। तो औसत शक्ति कितना आ गया? VRMS IRMS cos phi। दिस इज द फॉर्मूला। एसी परपथ में औसत शक्ति व्यय P औसत कितना होता है? VRMS IRMS cos phi, जहां फाई V और I में कलांतर है। यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको, औसत शक्ति व्यय VRMS IRMS cos phi, यदि केवल R है, परपथ में केवल प्रतिरोध है, तो वहां V और I में कलांतर कितना होता है? 0। फाई कितना होता है? 0। और cos 0 होता है 1, अधिकतम मान है। तो अधिकतम शक्ति व्यय होती है कब? जब परपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है। यह क्या? अधिकतम। यदि परपथ में केवल संधारित्र है C और प्रेरकत्व है L, तो फाई होता है 90। कलांतर कितना होता है? 90 होता है। तो P एवरेज कितना हो गया? VRMS IRMS cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। तो औसत शक्ति व्यय कितना होता है? 0 होता है। मतलब यदि किसी परपथ में केवल संधारित्र लगा हो या केवल कुंडली हो, प्रेरकत्व हो, तो ऐसे परपथ में शक्ति व्यय कितना होता है? 0 होता है। जितनी शक्ति लेगा उतनी वापस कर देगा, शक्ति व्यय होती नहीं। लेकिन कोई अकेला C अकेला L नहीं होता, कहीं ना कहीं R भी, जो कनेक्टिंग वायर हैं, जो संयोजक तार हैं,
उनका अपना प्रतिरोध होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है। और प्रतिरोध में शक्ति का व्यय क्या होता है? अधिकतम होता है। तो जो भी शक्ति व्यय होती है वो प्रतिरोध के कारण होती है। संधारित्र या जो कुंडली है उसके कारण कोई शक्ति का व्यय नहीं होता। ये टॉपिक पूरा हो गया। अब इसमें एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस काम आता है बच्चों? ट्रांसफार्मर बेसिकली काम आता है वोल्टेज को बढ़ाने या वोल्टेज को घटाने काम आता है। वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के काम आता है। होता क्या है, जहां विद्युत का उत्पादन हो रहा है वहां सपोज जो P है वो इतने वॉट है, इतनी शक्ति वहां उत्पन्न हो रही है जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और हमारे घरों में जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं, फैन है, बल्ब है, कोई सा भी बल्ब है, कूलर है, ये सारे जो यंत्र हैं वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं। आप देखते होंगे यदि बल्ब है तो बल्ब पर लिख रहा होगा 60 वॉट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट मिलेगा तो 60 वॉट शक्ति व्यय करेगा। आपके टेलीविजन पर 250 वॉट 220 वोल्ट, जो फैन होगा 80 वॉट 220 वोल्ट। सारे जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जो डोमेस्टिक डिवाइसेस है जो घर में काम आते हैं, सब 220 वोल्ट पर काम करते हैं। और हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है विद्युत की। अब यदि 220 वोल्ट पर मैंने वहां से जहां उत्पादन हुआ 220 वोल्ट पर ही भेज दिया विद्युत को, तो आप जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई। तो I कितना आ गया? P अपॉन V। P कितना और V कितना? 1000 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। हमारे घरों में यदि 100 वाट का बल्ब है, बल्ब 100 वाट का है और वोल्टेज कितना मिल रहा है? घर में 220 मिलता है, तो करंट कितनी? P इज इक्वल टू वी आई। आई कितना? P अपॉन V। P कितना? 100। V कितना? सपोज 200 ले लो, तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है बल्ब में। 1 2 3 एम्पियर करंट घर में आती है। यदि 1000 एम्पियर करंट वहां से भेज दी तो एक तो इतने मोटे मोटे तार चाहिए होंगे, वरना तार जल जाएंगे इतनी हाई करंट पे तो। और उसके बाद भी वहां से भेजेंगे तो ऊर्जा की हानि बहुत अधिक होगी। इसके लिए हम वहां क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर नाम से ही देख रहे हैं आप, ये वोल्टेज बढ़ाता है, ये वोल्टेज बढ़ाता है और धारा को कम करता है। ये वोल्टेज घटाता है, ये अपचाई है। देखो P तो वही है, यदि V बढ़ेगा तो I घटेगा और V घटेगा तो I बढ़ेगा। तो वहां हमने क्या लगाया? जहां उत्पादन हो रहा है वहां लगाया हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और उसने वोल्टेज बढ़ा दिया। उसने वोल्टेज वहां पर जो बढ़ाया 220 वोल्ट से 22,000 वोल्ट सपोज कर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल। तो अब I कितनी होगी? P अपॉन V। P कितना और V कितना? केवल करंट कितनी फ्लो करेगी? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, और इतनी करंट को भेजने के लिए बहुत हैवी तार भी नहीं चाहिए और ना ही ऊर्जा की बहुत अधिक हानि होगी।
देखा होगा आपने, बड़े बड़े हाईवेज पर एक खेतों में होकर बड़े बड़े पिलर से करंट जारी होती है, कहते हैं 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, बड़ा खतरनाक है। तो वहीं से जहां उत्पादन हो रहा है वहां से आ रही है, और आपने क्या किया, वहां करंट को कम कर दिया और हाई वोल्टेज पर वहां से भेज दिया। कहां? जहां आपके सिटी का मेन ट्रांसमिशन ऑफिस है। एक हर शहर का अपना एक होता है जहां सारी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने वहां ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट को कम कर दिया। अब यदि ये 22,000 वोल्ट सीधे आपके घरों में आ गई तो हमारे सारे डिवाइस फूक जाएंगे, बिकॉज हमारे सारे डिवाइस 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो वहां से जहां भी ट्रांसमिशन है वहां से वहां क्या लगा दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर लगा दिया और उसने वोल्टेज कम कर दिया और करंट को बढ़ा दिया। सपोज उसने 22,000 वोल्ट से कितना कर दिया, 5,000 वोल्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल, अपने आप बनाकर। अब 5,000 वोल्ट जो वोल्टेज कर दिया, इसे तो भेज दिया आपने हैवी इंडस्ट्रीज को, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज को। और ये आपका जो आपके अपने रीजन का एक होता है, सपोज हम रहते हैं मोदीपुरम, तो मोदीपुरम का अपना ट्रांसफार्मर वो बिजली घर है, वहां आई, वहां एक और लगा दिया अपचाई ट्रांसफार्मर, वहां पर भी लगा दिया अपचाई। उसने सपोज कितना कर दिया, 5,000 वोल्ट से 2,000 वोल्ट, और 2,000 वोल्ट से इसको कहां भेज दिया, जो लाइट इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी फैक्ट्री होती है जहां कम वोल्टेज रिक्वायर्ड है। और 2,000 वोल्ट कहां गया, जो आपकी कॉलोनी का अपना एक ट्रांसफार्मर होता है, हर कॉलोनी के अंदर होता है, यहां भी ये भी अपचाई है। इसने क्या किया, 2,000 वोल्ट से कितना करते, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट सीधे आपके घर में आ रहा है। तो केवल ऊर्जा की हानि को रोकने के लिए, कि ऊर्जा की हानि कम से कम हो, जहां उत्पादन होता है वहां लगाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। वो वोल्टेज बढ़ाता है, धारा को कम करता है, जिससे कि रास्ते में ऊर्जा में हानि नहीं होती और बहुत मोटे तारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और जब इतना हाई वोल्टेज आता है तो जिस सिटी में आता है वहां अपचाई लगा हुआ है, उसने 22,000 वोल्ट सपोज कर दिया, 5,000 वोल्ट ये चला गया बड़ी फैक्ट्रीज के लिए, ये चला गया जो आपकी अपने रीजन का अपना बिजली घर होता है, वहां अपचाई लगा हुआ है। उसने 2,000 एक चला गया लाइट इंडस्ट्रीज को, छोटी फैक्ट्रीज को, ये चला गया आपके कॉलोनी के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है, वहां भी अपचाई लगा होता है। 3 जगह अपचाई है, और उसने 220 वोल्ट कर दिया और वहां से आपके सीधे घर में सप्लाई होती है। ये होता है बेसिकली ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट। और जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जिसे बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये एक प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीयक होती है। तो ऊंचाई में प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं। और जो अपचाई है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, वहां उल्टा होता है। वहां प्राथमिक में पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं और द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर, वो आपको समझा दूं। देखो बच्चों, होता क्या है बेसिकली, कुछ इस तरीके से होता है। वैसे पेपर मिल जाएगा ब्लैंक। ये कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं।
एक बसेस। ये सपोज एक पेपर है, ये एक फ्रेम है, एक आपने प्राथमिक कुंडली यहां से जोड़ दी और द्वितीय कुंडली नीचे जोड़ दी। ऐसे ऐसे फ्रेम है आयताकार, प्राथमिक आपने उस पर लपेट दिया, द्वितीय का आपने इस पर लपेट दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे पीसेस है, तो ये हमारा फ्रेम है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अब यहां तो 3D फिगर बनेगी नहीं, ये सब एक सेम साइज के हैं सारे, ये जो भी दिखाया मैंने आपको। इसके ऊपर आपने ये प्राथमिक कुंडली है जो आपका AC स्रोत है वहां से आ रही है, और ये द्वितीय कुंडली है, यहां से आगे जहां भी भेजना होता है वहां जाती है। ये तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो होता क्या है बेसिकली, ये दोनों एक ही फ्रेम पर हैं, जितना फ्लक्स में चेंज इसके होगा, फ्लक्स परिवर्तन उतना ही इसके होगा। सपोज डेल्टा टी टाइम में इसमें फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा फाई, तो डेल्टा टी टाइम में इसमें भी क्या होगा, डेल्टा फाई। एक ही फ्रेम पर है दोनों। तो बेसिकली हुआ क्या, आप जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो प्राइमरी में कितना आ गया, EP इज इक्वल टू माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और द्वितीयक में ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इक्वल टाइम में इक्वल फ्लक्स में चेंज होगा, तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू क्या हो गया, NS अपॉन NP। आपने डिवाइड कर लिया, और E अभी एक ही बात है, विद्युत वाहक वाले वोल्टेज, तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। हम ये मानते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, जितनी शक्ति इसको मिलेगी उतनी ही इसको दे देगा। तो P क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, जो प्राइमरी का है वही शक्ति किसकी है, सेकेंडरी की, द्वितीयक की है। तो VP IP इज इक्वल टू कितना आ गया, VS IS। तो यहां से IP अपॉन IS इज इक्वल टू कितना आ गया, VS अपॉन VP। तो VS अपॉन VP किसके इक्वल आ गया, IP अपॉन IS के, इज इक्वल टू IP अपॉन IS। R एक नेतांक है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं, हिंदी मुझे याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। जो बेटा सबको गुड इवनिंग, मैं किसी का जवाब दे नहीं पा रहा, वेरी सॉरी, बिकॉज सारी कंसंट्रेशन यहां पढ़ने पर है। बस आप लोग सुनते रहें और कुछ नहीं करना आपने। कभी कोई बात समझ में ना आए बोल दे। आप सभी सम्मान कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप दिल से गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दे नहीं पा रहा बिकॉज सारा मुझे अभी यहां काम कराना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको उत्तर नहीं दे पा रहे। लेकिन इधर ध्यान दें, उच्चाई ट्रांसफार्मर में, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है उसमें मैंने बताया था द्वितीय कुंडली में फेरे अधिक होते हैं, प्राथमिक में कम होते हैं। अभी लिखाया भी था मैंने, जब NS NP से बड़ा है तो VS क्या होगा, VP से बड़ा होगा। ये से बड़ा है तो ये से बड़ा होगा, IP IS से बड़ा होगा, और R1 से बड़ा होगा। उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरे प्राइमरी से अधिक है तो वोल्टेज बढ़ेगा ना। द्वितीय कुंडली में वोल्टेज अधिक होगा प्राइमरी से, और उच्चाई ट्रांसफार्मर का काम ही यह है वोल्टेज को बढ़ाना, और वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा क्या होगी, कम होगी।
और r क्या होता है इसके लिए 1 से बड़ा होता है। यदि अपचाई की बात करूं तो अपचाई ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, उल्टा होता है। वहां प्राथमिक में फेरे अधिक होते हैं द्वितीयक से, तो NP NS से बड़ा है तो VP क्या होगा, VS से बड़ा होगा, VP VS से बड़ा होगा और IP IS से छोटा होगा और R क्या होगा, 1 से छोटा होगा। मतलब यहां वोल्टेज घटेगा, प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। इनके जो नाम है वोल्टेज के अकॉर्डिंग है। ऊंचाई का मतलब बढ़ाना, क्या वोल्टेज, अपचाई का मतलब घटाना, क्या वोल्टेज। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाएगा, धारा घटाएगा, और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटाएगा और धारा बढ़ाएगा। यही इसका काम है। क्लियर है? तो ये आपका प्रत्यय धारा पूरा हो गया। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स। और पहले बता रहे हैं इसमें प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है, और प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। और इसका कारण क्या है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, अतः उसका मार्ग क्या होता है, बदल जाता है, और प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। इसे कहते हैं आपतित किरण। और ये होती है अपवर्तित किरण। यह है आपतन बिंदु। और यह क्या है, अभिलंब। और आपतित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है वह आपतन कोण है, और अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण है। तो आपको ध्यान रहे, आई आपतन कोण और जो आर होता है वो अपवर्तन कोण होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यह विरल है और यह सघन है, तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल जैसे वायु, सघन जैसे जल, ये दोनों बात आपको याद रहें। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, और एक घटना प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। चाल बदलेगी, प्रकाश की तीव्रता बदलेगी, उसकी मात्रा बदलेगी। जितना प्रकाश यहां आ रहा है जब माध्यम में जाएगा तो समान नहीं रहेगा। यदि वायु से जल में प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ प्रकाश हो सकता है वापस चला जाता है, कुछ जो पृष्ठ है उसको अवशोषित कर लेता है। तो प्रकाश की चाल बदलती है।
प्रकाश की तीव्रता बदलती है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदलती है। आप जानते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। V चाल, F आवृत्ति और लैम्डा तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की जो आवृत्ति है वो केवल निर्भर करती है स्रोत के ऊपर। प्रकाश किसी भी माध्यम में जाए उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो जो आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है, वो अपरिवर्तित रहती है, वो नहीं बदलती। चाल बदलेगी, तीव्रता बदलेगी और तरंगदैर्घ्य बदलेगी। अब देखिए है क्या बेसिकली, प्रकाश के अपवर्तन के अपने कुछ नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये आपतित, ये अपवर्तित, ये अवलंब तीनों एक ही तल में हैं। ऐसा नहीं कि आपतित ये, अपवर्तित ये और अवलंब आपने ऐसे खींच दिया। यदि ये पृष्ठ है तो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी और अवलंब ऐसे ही होगा। अवलंब ये मत बना देना, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, ज्या मीन्स साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह स्नेल का नियम है, यह स्नेल का नियम है। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर नियतांक होता है, इसे बोलते हैं 1n2। 1n2 क्या है? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब 1 से 2 में जा रही है ना प्रकाश किरण, कहां से कहां जा रही है? 1 से 2 में, जिस में जा रही है उसका, जिस में जा रही है उसका। रोशनी बेटा आप तो पुरानी हो गई। ये जय हिंद, जय हिंद, हेलो बॉयज, मुन्ना कुमार जी आए हैं। बेटा मुन्ना कुमार जी छोड़ दो बॉयज को, आप कंसंट्रेट करो बोर्ड के ऊपर। मैंने अभी रिक्वेस्ट किया आपसे, आप मैसेज बॉक्स में कुछ ना लिखें। जब आप पेन भी चलाओगे ना, अपनी उंगली भी चलाओगे, तो उससे आपका जो कंसंट्रेशन बोर्ड का है वो बेकार ही होना है। कोई बच्चा क्या मैं लिख रहा हूं उसी को अपने को लिख के दिखा रहा है बोर्ड, क्यों लिख रहे हो बेटा? क्या जरूरत क्या है? आपकी सारी कंसंट्रेशन बोर्ड पर है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पुराने हो गए वो कुछ नहीं लिखते, जो बच्चे नए आते हैं वो शुरू कर देते हैं। नितिन तुम तो पुराने हो गए बेटा, बिल्कुल शांत हो गए, सारा चीज यहां देखो बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं। आप लिखोगे उससे क्या फायदा होगा? बोल तो रहा हूं सारा मैं। अपनी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब मत करो, एकाग्रचित होकर केवल बोर्ड को देखो, जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो। काफी चीजें सुनते हैं ना और देखते हैं, दिमाग में सेट हो जाती हैं। जहां आपने कुछ भी लिखा, मैथ बॉक्स में कभी लिखना कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है सीधा। मोहम्मद इस्लाम आ गए, गुड इवनिंग भाई साहब। कोई गुड इवनिंग मत करो, शुरू में कर दिया करो, शुरू में कर दिया करो आराम से, 1-2 मिनट के अंदर। जो बच्चे आते हैं लास्ट, जो बच्चे बाद में आ रहे हैं लास्ट में कर दिया करो। तहे दिल से आपकी गुड इवनिंग का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा डिस्टर्बेंस होता है इधर देखने में। तो यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2 इज इक्वल टू क्या होता है? n2 अपॉन n1। जहां n1 एंड n2
माध्यम 1 व माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं, किसी के सापेक्ष नहीं है, उस माध्यम का अपना अपवर्तनांक है। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और इजिकल टू क्या होता है, v1 अपॉन v2। v1 पहले माध्यम में प्रकाश चाल, v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। आप देख रहे हैं ये n2 तो ये v1, n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है उस माध्यम में प्रकाशीय चाल क्या होगी, कम होगी। n से आप ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। और वैसे v इजिकल टू n लैम्डा या f लैम्डा भी होता है और f समान होता है, तो v1 अपॉन v2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी होगा। तो आप किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक है, इसका मतलब क्या, उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम है, और जितना अपवर्तनांक कम है उतनी प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है। आपको बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां से आपको एक बात और समझनी है। आप एक बात तो समझ ही गए कि साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू 1n2 इजिकल टू n2 अपॉन n1 इजिकल टू v1 अपॉन v2 इजिकल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यहां पर आप एक चीज देखें कि यहां पर कोई लाइट आ रही है, ये मैंने अवलंब खींच दिया, और ये लाइट सपोज ऐसे गई और मैंने यहां पर एक रख दिया मिरर, और कैसे लंबवत, कोई मिरर रख दिया मैंने लंबवत। और पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी परावर्तन। ये कोई मिरर रखा हुआ है, कोई प्रकाशीय किरण लंबवत आएगी तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, और यदि कोई अपवर्तक पृष्ठ है तो यहां भी कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना मुड़े हुए। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, जब लंबवत प्रकाश किरण आ रही है, जैसे आएगी वैसे वापस चली जाएगी, जैसे आएगी वैसे वापस जाएगी। ये क्या हो गया आपका I, ये क्या हो गया आपका R, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2। तो इसके लिए कितना आगे, जब प्रकाश किरण आ रही है, साइन I अपॉन साइन R इजिकल टू 1n2। 1 से कहां जा रही है, 2 में। और जो ये प्रकाश किरण जा रही है, इसके लिए आपतन कोण R हो गया और अपवर्तन कोण क्या हो गया, I हो गया। तो साइन R अपॉन साइन I इजिकल टू क्या आ गया, 2n1। 2 से कहां जा रही है, 1 में जा रही है। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I इजिकल टू 1n2 इंटू 2n1। और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1n2 इंटू 2n1 इजिकल टू क्या आ गया, 1। यह कह सकते हैं 2n1 इजिकल टू क्या होता है, 1 अपॉन 1n2। यह बहुत काम आएगा आपको। यदि कहीं लिखा हुआ है ANG, प्रकाश किरण कहां जा रही है, एयर से ग्लास में, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन GNA। अपवर्तनांक किसका है, ग्लास का, सापेक्ष किसके, वायु के। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब बोलो किसको गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून करना है, सबके स्वीकार किए जाएंगे। अब पढ़ाई हो गई पूरी। इसको ठीक से रिवाइज करना, कल इसका बहुत मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पार्ट कल मैं पढ़ाऊंगा। 3-4 डेज के अंदर ये आपका, कल तो संडे है, 3-4 डेज के अंदर, नेक्स्ट वीक आपका ये फिनिश होकर आपका स्टार्ट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब
अब किसी कोई व्यू हो, किसी को नमस्ते करनी है, गुड इवनिंग करनी है, राधे राधे करनी है, जय भीम करनी है, आओ सामने आओ। जी ललिता जी, जी आनंद जी, अरे वेलकम अंजलि शर्मा जी। जी पांडे जी, जी अंशिका जी, जी शक्ति वर्मा, वेलकम। गुड इवनिंग तरुण जी, मुन्ना कुमार जी, जी अनंत जी, अरे थैंक यू अखंड प्रताप जी, गुड इवनिंग ललिता। कल बताना कौन बच्चा किस डिस्ट्रिक्ट से है, जब लास्ट में आए ना तो बताना आप कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। नमस्कार अंशिका जी, जी आनंद जी, कौन यूपी के किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है। गुड इवनिंग। हाँ मैदान खाली है अखंड जी, पूरा मैदान खाली है, आओ ना कौन कौन आ रहे हो। जय माता दी भाई साहब, जय भीम भाई साहब। ठीक है चलिए, ओके बाय।